अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। बिहार की समस्याएं, चुनौतियां वैसे ही क्या कम थी जो अब एसआईआर लगा दिया गया? जी हां, बिहार में चुनाव आयोग ने जो एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है वो अगले 9 दिन में पूरा हो जाएगा। इसको लेकर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अशोक झा ने एक लेख लिखा है। इसको लेकर मचे बवाल पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। झा साहब लिखते हैं, एसआईआर को लेकर जो चिंताएं जाहिर की गई हैं वो जायज हैं। लोकतंत्र में मतदाता होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जान बचाने के लिए जान बचाओ प्रभावी हथियार से लैस होना। ऐसे में इस बारे में उन लोगों की चिंताएं बिल्कुल सही हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें लक्ष्य करके बिहार में ये चलाया गया है। ये उनको लक्ष्य करके वाली बात यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि इसके समर्थन में एकाधिक सबूत मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में सड़क से लेकर न्यायालय तक इसके खिलाफ लड़ाई कहीं से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पर हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया उसको रोका नहीं जा सकता, भले ही उसमें कितनी भी खामियां क्यों ना हो। ऐसा जानबूझकर किया गया है और चुनाव आयोग को इसका हासिल भी मालूम है। मताधिकार से लोगों का वंचित होना या उन्हें जानबूझकर मतदाता सूची से बाहर कर देना कोई नई बात नहीं है। कई बार इस आरोप में सच्चाई लगती है कि सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव आयोग नामक संवैधानिक संस्था को अपने कब्जे में ले लिया है। सरकार जैसा चाहती है चुनाव आयोग वैसा करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ता है, पर ऐसा मानकर चुनाव आयोग को मनमानी नहीं करने दी जा सकती। ये अचरज की बात कही जाएगी कि जो बिहार खुद उन लोगों को रोजगार और शिक्षा नहीं दे पा रहा है, वहां बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और दूसरे देश के लोग क्यों आएंगे? जैसा कि एसआईआर के बहाने इस तरह के लोगों को ढूंढने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग जैसा चाहेगा एसआईआर की प्रक्रिया तो पूरी तरह कर ली जाएगी, पर इसके बाद क्या होगा? चुनाव आयोग ने इस कदम के खिलाफ काफी शोर मचा है, जो कि किसी तरह गलत नहीं है, पर इस शोर में दूसरे सारे अहम मुद्दे खुदकुशी करते दिख रहे हैं। बिहार में एक दूसरा राज्य नहीं है जहां चुनाव होने जा रहा है, आप माने या ना माने, पर बिहार एक तरह से मरणासन है। उसे इस समय आईसीयू में होना चाहिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। पर बिहार के बारे में जो हो हल्ला मचाया जा रहा है वो वैसा ही है जैसा किसी आदमी की जान बचाने के बजाय उसके अंतिम संस्कार की चिंता की जाए। बिहार के लिए सवाल अस्तित्व का है। बिहार ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई काम चलाऊ दवा लेकर उसको कुछ समय तक जिंदा रखा जा सके। बिहार वास्तव में ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि उसके एक से अधिक अंग शिथिल हो चुके हैं। उसे आईसीयू में भी काफी समय तक रहना होगा। अगर आप बिहार या इस देश की उन्नति से वाबस्ता हैं तो बिहार से जुड़े आंकड़े और उनके निहितार्थ आपको सकते में डाल देंगे। किसी को भी बिहार के बचे होने का अचरज होना स्वाभाविक है। देश के करीब 9% जनसंख्या का घर बिहार है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। सबसे पहले नजर डालते हैं आर्थिक आंकड़ों पर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की दृष्टि से देखें तो देश में उसका यानी कि बिहार का 28 राज्यों में 14वां स्थान है। देश की 9% जनसंख्या वाले राज्य का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 2% से भी कम है। बिहार की 15.73% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 59,637 रुपए, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,72,000 है। बेरोजगारी की दर बिहार में करीब 13% है। 15 से 29 साल के लोगों में बेरोजगारी यहाँ 30% से अधिक है और ये राष्ट्रीय औसत से 3 गुना है। वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बिहार में 10% से भी कम है। अब जरा सामाजिक आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बिहार की करीब 60% जनसंख्या 25 साल से कम उम्र के लोगों की है। बिहार में जन्म दर देश में सबसे अधिक है। बिहार में 71.2% पुरुष और 51.5% महिलाएं साक्षर हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। बड़ी संख्या में लड़कियों की शादी अभी भी 18 वर्ष से कम उम्र में बिहार में हो जाती है। अर्थशास्त्री प्राची मिश्रा के अनुसार जहां एक आर्थिक बदहाली की बात है, दूसरी राज्यों की बात छोड़िए, बिहार को उड़ीसा के समकक्ष आने में 17 साल लग जाएंगे। उनका कहना है कि कुछ अर्थों में बिहार अफ्रीका के सर्वाधिक पिछड़े देशों की श्रेणी में आता है, या कई अर्थों में उससे भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ की शिक्षा का हाल अब देखिए। दैनिक भास्कर की 8 अगस्त 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2600 से अधिक स्कूलों को दूसरे स्कूलों के साथ मिला दिया गया। जाहिर है भारी संख्या में छात्रों के लिए स्कूलों तक उनकी पहुंच मुश्किल कर दी गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया की 13 अप्रैल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूमि के अभाव में पूरे बिहार में 1885 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए। पिछले 10 से 15 सालों में ये स्कूल या तो सामुदायिक भवनों या फिर पेड़ के नीचे चल रहे थे। 26 दिसंबर 2018 की हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घटकर 1.8 करोड़ पर आ गई, जबकि 2016-17 में ये 1.99 करोड़ छात्रों का स्कूलों में पंजीकरण हुआ था। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूलों में छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं होने के कारण 1140 से अधिक स्कूलों को बंद किए जाने की आशंका है। शिक्षा का अधिकार के तहत पहली से 5वीं तक की कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर होना चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से भारी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रवासी मजदूरों का राज्य है। यहाँ की प्राथमिक शिक्षा जितनी बदहाल है, उच्च शिक्षा उससे कहीं ज्यादा बदतर है, और जिन छात्रों के पास वहां से निकल भागने का थोड़ा भी अवसर मिलता है वे भाग लेते हैं। चुनाव आयोग के एसआईआर के हो हल्ला में बिहार के में सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जुड़े अहम सवाल फिलहाल पीछे धकेल दिए गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद इस पर बहस बंद हो जाएगी। इसको राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा, और जो कि किसी भी तरह अनुचित नहीं है। पर जैसा कि आशंका है, आर्थिक सामाजिक मुद्दे जैसे जेरे बहस से ही गायब ही रहेंगे। ऐसे में अगर बिहार को चुनाव के बाद ऐसी सरकार मिलती है जो उसके आर्थिक और महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतकों को नजरअंदाज कर उसे ज्यादा सनातनी और बहुसंख्यवादी बनाने के रास्ते पर ले जाएगी, तो बिहार देश के मानचित्र से भले ही गायब नहीं हो, पर उसको वहां बनाए रखना बहुत ही दुष्कर होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी इस मुद्दे पर कमेंट कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। शुक्रिया।